हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नील किसान विद्रोह हुआ था? सही उत्तर है बंगाल। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि 19वीं सदी का बंगाल सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र नहीं था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक अखाड़ा भी था, है ना? बिल्कुल। और ये जो नील विद्रोह था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम कर रहा था। मतलब जो ब्रिटिश बागान मालिक थे, वो किसानों को खाद्य फसलों की जगह नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अच्छा, और मैंने सुना है कि नील की खेती से मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो जाती थी। एकदम सही। और ऊपर से किसानों को इसके बदले बहुत कम पैसा मिलता था। तो ये विशुद्ध रूप से आर्थिक शोषण था। समझ गई। जब बंगाल के किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो वो एक तरह से भारत के पहले संगठित किसान आंदोलनों में से एक बन गया। क्या बात है। और उसी दौर में जब बंगाल में किसान लड़ रहे थे, देश के दूसरे हिस्सों में लोग वैचारिक स्तर पर जाग रहे थे। इसी से हमारा दूसरा सवाल जुड़ता है। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 2। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? सही उत्तर है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, और ये 1875 का जो साल है ना, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। तो और क्या है? ये वो समय था जब भारतीय समाज अपनी खोई हुई पहचान वापस तलाशने की कोशिश कर रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जरिए समाज की कुरीतियों पर बहुत करारा प्रहार किया। हाँ, उनका वो नारा था ना, वेदों की ओर लौटो। बिल्कुल। और ये केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था, ये लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाने का तरीका था। क्योंकि जब लोग वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं, तभी वो राजनीतिक रूप से संगठित हो पाते। वाह, ये लॉजिक तो एकदम सटीक बैठता है। और इसी संगठन से हमें हमारे कहानी का अगला पड़ाव मिलता है, एक ऐसा मंच जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर दी। अगला प्रश्न है प्रश्न पॉइंट 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसने सहायता की? सही उत्तर है एओ ह्यूम। हाँ, एओ ह्यूम। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा अजीब लगती है। मतलब एओ ह्यूम तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे ना? हाँ, बिल्कुल थे। तो उन्होंने भारतीयों के लिए ऐसा राजनीतिक मंच बनाने में मदद क्यों की? इससे तो ब्रिटिश साम्राज्य को ही खतरा था। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इतिहास में इसे सेफ्टी वॉल थियरी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, सेफ्टी वॉल? हाँ, देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। उन्हें डर था कि भारतीयों का गुस्सा फिर से किसी बड़े विद्रोह के रूप में ना फूट पड़े। ओहो, मतलब वो एक और क्रांति नहीं चाहते थे। एकदम। प्रश्न 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? सही उत्तर है कलकत्ता 1906। 1906। लेकिन ये 1906 का साल ही क्यों? मतलब अचानक स्वराज की मांग कैसे उठ गई? क्योंकि इसके ठीक एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और वो था 1905 का बंगाल विभाजन। अच्छा, हाँ। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना दिया, लेकिन असल में वो बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। मतलब साफ तौर पर वो फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। बिल्कुल। और इस कदम ने लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि नरम दल और गरम दल दोनों को लगने लगा कि अब सिर्फ प्रार्थना पत्रों से काम नहीं चलेगा। इसी गुस्से का परिणाम था कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज यानी स्वशासन की मांग। और बंगाल विभाजन के प्रति लोगों का ये गुस्सा किस रूप में सामने आया? ये हमारा 5वां प्रश्न स्पष्ट करता है। प्रश्न 5। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया गया था? सही उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दिन पूरे बंगाल में घरों में चूल्हे नहीं जले थे और लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी थीं। हाँ, वो दिन एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। मतलब राखियां बांधने का सीधा सा संदेश था कि चाहे सरकार नक्शे पर लकीरें खींच दे, लेकिन आप हमें बांट नहीं सकते। ये इतिहास का एक बहुत ही भावुक फ्लैशबैक है। अरे,
फ्लैशबैक से मुझे याद आया हम इतिहास के पन्नों को पलट ही रहे हैं, तो चलिए इसे आज के इंटरनेट युग के फ्लैशबैक से जोड़ते हैं। हमारा अगला सवाल इसी बारे में है। प्रश्न 6, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? सही उत्तर है थ्रोबैक थर्सडे। थ्रोबैक थर्सडे, हाँ, ये तो आजकल काफी ट्रेंड में रहता है। बिल्कुल। और अगर हम तकनीक के इतिहास का सबसे बड़ा थ्रोबैक देखें तो वो है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 7, 1971 में डिजाइन किए गए को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। सही उत्तर है क्रीपर। क्रीपर। अब आप मुझे ये समझाइए कि 1971 में जब इंटरनेट ठीक से बना भी नहीं था, तब वायरस कैसे बन गया? मतलब ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये समझना बहुत रोचक है। देखिए, ये जो क्रीपर था ना, ये कोई खतरनाक वायरस नहीं था जो आपका डेटा चुराने आया था। अच्छा, तो क्या था ये? आज के जो वायरस होते हैं वो हैकर्स नुकसान पहुंचाने के लिए बनाते हैं, लेकिन 1971 में क्रीपर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। मतलब वो बस कुछ चेक कर रहे थे। बिल्कुल। बॉब थॉमस नाम के एक प्रोग्रामर ने इसे बस ये देखने के लिए बनाया था कि क्या कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद ब खुद जा सकता है। अरे वाओ! और पता है स्क्रीन पे क्या मैसेज आता था? बस इतना लिखा आता था, मैं क्रीपर हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। ये तो बहुत ही मासूम सा वायरस था। हाँ, ये तकनीक के इतिहास का एक बहुत मासूम लेकिन क्रांतिकारी थ्रोबैक था। एकदम सही। मतलब तकनीक के इस पहले कदम ने ही आज की साइबर सुरक्षा की नींव रखी। चलिए अब इतिहास और तकनीक के इस थ्रोबैक से निकलकर भूगोल के पन्नों पर आते हैं। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न 8, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नोट, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा। अरुणाचल प्रदेश। और इसके साथ ही मैं बंदरगाह का सवाल भी पढ़ देती हूँ। प्रश्न 9, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है केरल। अच्छा। और नदियों का प्रवाह देखते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही उत्तर है नवसारी। देखिए, इन भौगोलिक तथ्यों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग में एक नक्शा बनाना। मेंटल मैप, राइट? बिल्कुल। जैसे अरुणाचल प्रदेश जो भारत के बिल्कुल उत्तर पूर्व में है, जी जी। वहाँ के ऊंचे पहाड़ और भारी बारिश घने जंगलों के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाते हैं। हाँ, वो तो है। फिर वहां से सीधा दक्षिण पश्चिम की ओर आए तो केरल का कोझिकोड है। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां मसालों के व्यापार के लिए वास्को डी गामा उतरा था। अरे हाँ, इतिहास और भूगोल कैसे जुड़ रहे हैं। और गोदावरी नदी की बात करें तो इसका जन्म महाराष्ट्र में होता है और ये पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अच्छा, तो नवसारी का क्या? नवसारी तो गुजरात में है, पश्चिमी तट पर। इसलिए नवसारी का गोदावरी के किनारे होने का कोई भौगोलिक तर्क ही नहीं बनता। एकदम तार्किक बात है। चीजों को नक्शे पर विजुअलाइज करना उन्हें रटने से बहुत बेहतर है। चलिए इस नक्शे को थोड़ा और बड़ा करते हैं वैश्विक स्तर पर। प्रश्न 11, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? सही उत्तर है अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका। और इसी के साथ ये भी पढ़ती हूँ। प्रश्न 12, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगर हम अफ्रीका के मौसम के पीछे का विज्ञान देखें तो वो बहुत सीधा है। वो इक्वेटर की वजह से है ना? एकदम सही। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच से गुजरती है और कर्क रेखा और मकर रेखा भी इस महाद्वीप से होकर जाती हैं। मतलब वहां सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल। इसलिए वहां पारंपरिक रूप से सर्दी का मौसम नहीं होता। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया है जो अपनी सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है, जहां फेसबुक का मुख्यालय है। हाँ, फेसबुक जैसी कंपनियों ने वहां अपना बेस इसलिए बनाया क्योंकि वहां दुनिया भर के बेहतरीन इंजीनियरों, निवेशकों और तकनीक का एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। ये बहुत दिलचस्प विचार है कि कैसे भौगोलिक स्थिति किसी जगह का मौसम और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों तय कर सकती है। अब देश और दुनिया कैसे चलती है, प्रशासन कैसे होता है, इस पर आते हैं। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न 13, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 में कहा गया है कि एसपीजी का प्रत्येक सदस्य पद पर रहेगा। सही उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और एक और नियुक्ति का सवाल है। प्रश्न 14, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। हाँ। लेकिन रुकिए,
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? मतलब क्या राष्ट्रपति के पास सच में इतनी निरंकुश शक्ति होती है कि वो जब चाहे किसी को निकाल दें? ये एक बहुत ही अच्छा और गहरा सवाल है। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं कि कोई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा या राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं। अच्छा, तो फिर फैसले कौन लेता है? असल में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना एक संवैधानिक शब्दावली है। ओहो, मतलब टेक्निकल टर्म है। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ है कि जब तक सरकार यानी कैबिनेट चाहेगी, वो व्यक्ति उस पद पर रहेगा। लेकिन कागजों पर मोहर राष्ट्रपति की ही लगती है, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रमुख हैं। समझ गई, मतलब कागजों पर वो मुख्य नायक हैं, लेकिन पीछे पूरी कैबिनेट है। बिल्कुल सही। और इसी सिस्टम को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार की बात आती है। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 15। चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? सही उत्तर है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति। हाँ। और जब सब कुछ विफल हो जाता है तो देश आपातकाल की ओर जाता है। प्रश्न 16, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। हाँ, यहाँ भी राष्ट्रपति की भूमिका है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, प्रश्न 17, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल राष्ट्रीय स्थिति घोषित की गई है? सही उत्तर है 3 बार। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था और कूटनीति की बात करते हैं तो बड़े समूह सामने आते हैं। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 18, G20 का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20, हाँ। और प्रश्न नंबर 19, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हेग। देखिए, G20 सिर्फ 20 देशों का समूह नहीं है। ये दुनिया की 80% जीडीपी को कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा फोरम है। वाओ, 80%? बिल्कुल। और जब देशों के बीच कोई विवाद होता है, जैसे समुद्री सीमाओं को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर, तो वो हेग स्थित न्यायालय में जाता है, जो नीदरलैंड्स में है, राइट? हाँ, नीदरलैंड्स में। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। अब चूंकि हमने जीडीपी और अर्थव्यवस्था की बात छेड़ी दी है, तो इस प्रैक्टिस सेट के सबसे तकनीकी हिस्से पर आते हैं, अर्थशास्त्र और बैंकिंग। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? सही उत्तर है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या फर्क है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक घर खरीदा। ठीक है, खरीद लिया तो वो आपका पूंजीगत व्यय है, क्योंकि आपने एक संपत्ति या एसेट बनाई है जो भविष्य में आपको फायदा देगी। हाँ, ये बात तो समझ आती है। लेकिन उस घर में रहने के बाद हर महीने आप जो बिजली का बिल भर रही हैं, पानी का टैक्स दे रही हैं, वो आपका राजस्व व्यय है। ओहो, मतलब उससे कोई नई संपत्ति नहीं बन रही। एकदम सही, वो सिर्फ व्यवस्था को चलाने का खर्च है। इसी तरह सरकार जब कर्मचारियों को वेतन देती है या पेंशन बांटती है, तो वो राजस्व व्यय होता है। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने, अब एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं जहां संपत्ति का निर्माण होता है। प्रश्न 21, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए प्रति वर्ष कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान होगा? सही उत्तर है 3% वार्षिक। 3% वार्षिक, हाँ। और समाज के उत्थान के लिए जो निवेश किया जाता है। प्रश्न 22, जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? सही उत्तर है नई उड़ान। अब देखिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ये जो 3% का ब्याज अनुदान है, मतलब सबवेंशन, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार मदद कर रही है। वो कैसे? मान लीजिए कोई किसान फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है और बैंक उसे 9% पर लोन दे रहा है, तो सरकार कहेगी कि 3% हम चुकाएंगे, किसान को सिर्फ 6% देना होगा। अरे वाह, ये तो लोगों को संपत्तियां बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। बिल्कुल। और नई उड़ान योजना भी इसी तरह मानव संसाधन में निवेश है। मतलब जो युवा प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, उनमें टैलेंट तो है। हाँ, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए पैसे की कमी के कारण रोकना ना पड़े।
यही इस योजना का मुख्य दर्शन है। एकदम सही बात है, टैलेंट को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे का हिसाब कैसे रखा जाता है, ये हमारे अगले 2 प्रश्नों में है। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 23। वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर का भुगतान किया जाता है। सही उत्तर है सफेद धन। सफेद धन। हाँ। और दूसरा सवाल है प्रश्न 24। भारतीय बैंकिंग में OTP और KYC का पूरा रूप क्या है? सही उत्तर है वन टाइम पासवर्ड, नो योर कस्टमर। हाँ, KYC और OTP। मैं यहाँ एक पैटर्न देख पा रही हूँ। क्या ये KYC ही वो तरीका है जिससे पैसा सफेद रहता है? 100%, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक आपसे पैन कार्ड और आधार मांगता है ना? हाँ, मांगता तो है। यही नो योर कस्टमर यानी KYC है। ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। ये एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। अच्छा, मतलब वो नजर रखते हैं। हाँ। अगर आपके खाते में अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं, तो बैंक के सिस्टम में लाल बत्ती जल जाएगी। KYC के कारण अधिकारी ये ट्रेस कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया। तो ये व्यवस्था काले धन को सिस्टम में घुसने से रोकती है। एकदम। और OTP यानी वन टाइम पासवर्ड तो आपके उस सफेद धन की तिजोरी का ऐसा ताला है जिसकी चाबी सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। क्या बात है। अर्थशास्त्र और बैंकिंग के ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। चलिए अब समाज, स्वास्थ्य और प्रशासन के कुछ मिले जुले सवालों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल रत्न पुरस्कार। हाँ। और अगला है प्रश्न 26। विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 31 मई। 31 मई। और साहित्य से जुड़ा एक सवाल है। प्रश्न 27। एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल, हाँ। देखिए, डेयरी सेक्टर में जो गोपाल रत्न पुरस्कार है ना, वो सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए है। मतलब जैसे अमूल है। बिल्कुल, अमूल की तरह, जहां किसान खुद कंपनी के मालिक होते हैं। और अगर हम एनिमल फार्म की बात करें तो वो सिर्फ खेत के जानवरों की कहानी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है वो एक व्यंग्य है, बहुत बड़ा राजनीतिक व्यंग्य है। ये किताब दिखाती है कि कैसे सत्ता किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है, चाहे वो इंसान हो या खेत के जानवर। वो सच में एक बहुत ही गहरी किताब है। अब खेल और जनसांख्यिकी से जुड़े कुछ सवालों पर चलते हैं। खेल का मैदान कभी कभी दुखद घटनाओं का गवाह भी बनता है। प्रश्न 28। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सही उत्तर है रमन लांबा। रमन लांबा। ये बहुत ही दुखद घटना थी। हाँ। और स्वास्थ्य से जुड़ी एक योजना भी है। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन से मिशन का लक्ष्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? सही उत्तर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब देखिए, रमन लांबा की जो घटना थी वो क्रिकेट के इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर, राइट? बिल्कुल, खासकर सिर की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये उस घटना ने बताया। और दूसरी तरफ जब हम किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें व्यवहार परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बिहेवियरल चेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि किशोरावस्था सिर्फ शारीरिक बदलाव का समय नहीं होता, ये मानसिक उलझनों का भी समय होता है। ये योजना उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए है। और मार्गदर्शन और प्रशासन एक साथ चलते हैं। देखते हैं सिस्टम के अगले स्तर को। मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न 30। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। पदेन अध्यक्ष। हाँ। और एक टेक का सवाल है। प्रश्न 31। माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है 2003। 2003 में। प्रशासन से जुड़ा एक और प्रश्न। प्रश्न 32। प्रशासनिक दृष्टि से BDO का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। प्रश्न 3 मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन 2 एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। यहाँ जो शब्द आया है ना, पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो,
इसे समझना जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इस फाउंडेशन का अध्यक्ष बनने के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। जो भी व्यक्ति देश का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक रूप से इस पद पर बैठ जाएगा। अच्छा, मतलब पद के साथ वो जिम्मेदारी फ्री आती है। बिल्कुल। और प्रशासनिक ढांचे में अगर देखें तो जिला अधिकारी यानी डीएम और गांव के प्रधान के बीच की सबसे अहम कड़ी बीबीओ होता है, जो ब्लॉक स्तर पर काम देखता है। हाँ, जो पूरे ब्लॉक के विकास का काम देखता है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच की जो मैत्री परियोजना है वो ऊर्जा कूटनीति का बहुत शानदार उदाहरण है। जब दो देश एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न 34। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें जन्म के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वालों की संख्या मृत्यु से इसे छोड़ने वालों के बराबर होती है? सही उत्तर है शून्य जनसंख्या वृद्धि। शून्य जनसंख्या वृद्धि। अब अगर मैं इसे अभी पढ़े गए माइस्पेस से जोड़कर देखूं जो 2003 में आया था, तो जैसे सोशल मीडिया पर एक समय ऐसा आता है जब नए यूजर्स आना बंद हो जाते हैं और पुराना कोई छोड़ नहीं रहा होता। अच्छा। हाँ, बस एक ठहराव आ जाता है। क्या ये सही तुलना है? एनालॉजी के नजरिए से तो ये काफी दिलचस्प है, लेकिन जनसांख्यिकी के सिद्धांत में इसके मायने थोड़े गहरे हैं। वो कैसे? देखिए, शून्य जनसंख्या वृद्धि का मतलब ठहराव नहीं होता बल्कि संतुलन होता है। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण के उस आखिरी चरण को दर्शाता है जहां एक समाज इतना विकसित हो चुका है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर कम है और जन्म दर? जागरूकता के कारण जन्म दर भी कम होती है। मतलब जितने लोग सिस्टम में आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। ये एक बहुत ही स्थिर और आदर्श स्थिति मानी जाती है। वाओ, मतलब ये विकास का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब हम इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम पड़ाव यानी करंट अफेयर्स की ओर आ गए हैं। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 35। हाल ही में परप्लेक्सिटी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए हैं? सही उत्तर है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे, हाँ, फुटबॉल स्टार। और अगला है प्रश्न 36। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाँ, सही उत्तर है इंडोनेशिया। देखिए, परप्लेक्सिटी आज के समय का एक उभरता हुआ एआई सर्च इंजन है और फ्रांस के ओमा फुटबॉल स्टार किलियन एम्बापे का इसमें निवेश करना ये दिखाता है कि तकनीक और खेल की दुनिया आपस में कितनी तेजी से मिल रही है। एकदम सही बात है। और वो ज्वालामुखी वाला सवाल? हाँ, इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू का फटना हमें रिंग ऑफ फायर की याद दिलाता है। वो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा? बिल्कुल। महासागर के चारों ओर की ये वो पट्टी है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसलिए इंडोनेशिया को बार बार ज्वालामुखियों का सामना करना पड़ता है। समझ गई। और अब इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हम वापस आते हैं उत्तर प्रदेश। जीट सीरीज का सबसे उपयुक्त अंत। मैं पढ़ती हूँ प्रश्न 37। हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जीआई टैग? हाँ। और हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 38। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? सही उत्तर है बांग्लादेश। देखिए, जीआई टैग मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके क्या फायदे होते हैं? ये एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश के कारीगरों की जो जरी पोशाक है या पारंपरिक बिगुल है उसकी पहचान की कोई और नकल ना कर सके। मतलब उनकी कला सुरक्षित रहती है। मेरा ये चैनल और ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा मेरे टूल हर है। अपडेट क्या बात है। तो आपको इसके मिले, साथ ही हमने इसके 38 लिए प्रश्नों के इस बेल पूरे आइकन सेट को जरूर दबाइएगा। सफलतापूर्वक